बात होगी अब मिनी बजट की। तय हो गया था कि आईएमएफ से मुज़ाकरात हुए थे और उसमें तय हो गया था कि कर्ज की किस्त की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे का मुतालबा था कि हुकूमत मिनी बजट के जरिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करेगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी समेत मुतादिद अहम उमूर भी हैं। 12 जनवरी को आईएमएफ के बोर्ड का इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, मगर इससे पहले मिनी बजट के साथ साथ स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना होगा। अगरचे कहा गया कि मिनी बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, जिनमें इंपोर्टेड मेकअप का सामान, इंपोर्टेड कपड़े, जूते, परफ्यूम समेत कई अशिया महंगी होंगी, मगर मुकामी तौर पर तैयार होने वाली अशिया पर भी सेल्स टैक्स में 5% इजाफा होगा, यानी ये 12% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। अब हुकूमत का दावा है कि मिनी बजट से महंगाई नहीं होगी क्योंकि खाने पीने की अशिया पर टैक्स छूट ख़त्म नहीं होगी, इसलिए आम आदमी मुतासर नहीं होगा और घड़ियाँ, आईफोन महंगे भी हो जाएं तो महंगाई की नई लहर नहीं आएगी। मगर पाकिस्तान में जब पहले ही महंगाई है तो वहाँ 100 से 150 अशिया पर 17% जीएसटी लगने से दीगर अशिया भी महंगी तो होंगी। माहिरीन कहते हैं कि मिनी बजट से अफराते ज़र 1% तक बढ़ सकती है। 2010-11 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसने रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स लगाया था, उससे अफराते ज़र में 6% इजाफा हुआ था। इस सब पे हम बात करेंगे। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हुकूमत ने 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट वापस लेने का ऐलान किया है, ये टैक्स छूट किन किन सेक्टर्स और अशिया को दी गई थी? देखिए, बात ये है कि ये जो सेक्टर और अशिया जो है ये तो बहुत सारी है। ये एक अशिया नहीं है, ये तकरीबन 800,000 या 1200-1500 चीजें होंगी। तो ये आप सेक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके। यानी कि कपड़े भी हो सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, उसमें मशीनरी भी हो सकती है, उसमें गैजेट्स भी हैं, उसमें जो है जो ऑफिस में चीजें यूज होती हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी जो है, जो प्रिंट आउट की चीजें, ये कुछ इस तरह की चीजें। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तवील लिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो मैं सिंप्लीफाई आपसे करती हूँ, पाकिस्तान में, दुनिया में ना वैट एक रेट होता है। यानी कि अगर किसी मुल्क में, बरतानिया में जैसे 20% है, पाकिस्तान में 17% है, सऊदी अरब वगैरह में 5% है। तो वो जब वैट लगता है ना, तो वो तमाम अशियाओं पे एक ही रेट होता है। पाकिस्तान में हमने देखेंगे 5-6 रेट चल रहे हैं। 0% भी है, रिड्यूस रेट 5% भी है, 12% भी है, 17% भी है, और मतलब वो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो आईएमएफ हमेशा से कहता आ रहा है पाकिस्तान को, और जो दुनिया का असूल भी है, कि अगर आपने किसी चीज की छूट देनी है ना, आप पहले उसमें टैक्स लें और फिर किसी एक तबके को उसकी छूट देनी होगी। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क में सबको छूट दे दे, क्योंकि उसमें तो अमीर गरीब सब लोग हैं ना। तो उसके बाद उस तबके को आप रिलीफ दें, बजाय ये कि आप एक तबके के नाम पे उस पर जो है टैक्स कम कर दें, और वो तबके के इस्तेमाल में बहुत कम आती हो और बड़े लोगों के इस्तेमाल में ज्यादा आती हो। एक छोटी सी मिसाल आईफोन की लोग देते हैं। आईफोन पे सेल्स टैक्स 17% क्यों नहीं है? मतलब होना चाहिए 17%। लेकिन बात जो है ये कि जी वो आम आदमी तो आईफोन ले ही नहीं सकता। अब तो अच्छा खासा अमीर आदमी भी नहीं ले सकता, क्योंकि 1200, मैंने सुना है, $1300 का आता है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गैजेट। तो अब आप ये मुल्क का, आपका जो है जो फॉरेन एक्सचेंज है इतना, ये बाहर जाता है, और उससे जो आपको पता है डॉलर की भी किल्लत होती है और 10 चीजें होती है। तो अब आपको इन चीजों को, एनॉमलीज को सही करना होगा। अभी जैसे मैं सुन रहा था, आपने कहा कि मकामी चीजों पे भी 5% बढ़ जाएगा। देखिए, मकामी, वही वाली बात मैं आपको कहूंगा, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि मकामी भी हजारों चीजें, इसमें हजारों चीजों में कई चीजों में 17% आगे मिल के हुकूमत को, किसी में 12%, किसी में 5%। तो ये जो है कोई एक अशिया नहीं है, बहुत सारी अशिया है। और इसमें जो जरूरी अशिया होंगी, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो रोजमर्रा के आम आदमी के इस्तेमाल में आती है, उसमें हुकूमत अभी भी कोशिश करेगी कि जीएसटी ना लगे। तो ये थोड़ा सा मैसेज लोगों को क्लियर नहीं जा रहा, और ये जो इसके पीछे बुनियादी वजह, इसको इसीलिए मिनी बजट नहीं, ये रिफॉर्म, मैं कहता हूँ कि ये एक रिफॉर्म बजट है। क्योंकि माजी में मिनी बजट इसलिए आता था कि हुकूमत जो है, जब अपने टैक्स
अहदाफ हासिल नहीं कर पाती थी तो बजट लगा देती थी, और वो जो टैक्स लगा होता था टैक्स के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ा देती थी। इस दफा हम टैक्स हदफ से 300 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट कर चुके हैं, और हमारा इसके पीछे बुनियादी मकसद टैक्स की महसूलात को बढ़ाना नहीं है, एक सिस्टम को सही करना है। आपने अक्सर सुना होगा टीवी पे भी कि जी टैक्स रिफंड रुके हुए, टैक्स रिफंड रोके हुए हुकूमत ने, और टैक्स नहीं मिल रहा, रिफंड नहीं मिल रहा, हमारा कारोबार खराब हो रहा है। इससे बहुत सारे जो है काम करने की जो इस्लाहात हैं और सिस्टम भी स्मूथ हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है, देखिए आपने भी अभी बोला कि 1% से महंगाई बढ़ गई। पहली बात तो ये कि हमारी जो सीपीआई बास्केट के जो मेन आइटम है वो जो है इस रिफॉर्म बजट, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें वो इसमें नहीं है, तो वो 1% को जो निकाला है जिसने भी वो मुझे भी हैरत होती है कि वो कैसे निकाल लिया। उन्होंने 350 अरब के टोटल तखमीने से जो है इसको निकाल लिया हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो सबसे अहम चीज है इसमें, वो अहम चीज ये है कि ये इस तरह के जब टैक्स लगेगा तो हुकूमत की टैक्स आमदनी आएगी, और ये टैक्स आमदनी उनसे आएगी जो ये अच्छे हैवी आइटम्स खरीदते हैं। उस टैक्स आमदनी को वापस जो है, टैक्स की डेफिनेशन ही होती है कि हुकूमत अमीर को लगाकर बाकी जो है सोसाइटी में खर्च करते हैं, तो ये पैसा वापस सोसाइटी में लग जाए। सॉरी टू कट यू, लेकिन आपकी बातों से तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। यानी कि हम जो सालों रोते रहते थे कि पाकिस्तान में रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है, गरीब से जाता है, लेकिन यू जस्ट सेड इन योर कन्वर्सेशन कि जी लग्जरी आइटम्स पे क्योंकि लग रहा है, इसलिए क्या आप प्रोग्रेसिव टैक्स इसको समझते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा जी कि मैं नहीं समझता कि 1% इन्फ्लेशन बढ़ेगी इससे, तो कितना % बढ़ेगी ये भी आप बताएं। देखिए बात ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत तवील लिस्ट है, कोई ये एक आइटम या 2 आइटम पे निसार नहीं है इसका। जो पाकिस्तान में सीपीआई बास्केट है, देखें बात ये है कि फॉर एग्जांपल खाने में हम गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, ठीक है ना। एक गंदम आटे की ही एक किस्म है सीरियल, इम्पोर्टेड सीरियल, ठीक है। अब वो जो है अगर इम्पोर्टेड सीरियल पे सेल्स टैक्स छोड़ा हुआ था, अब वो लग जाएगा। इम्पोर्टेड सीरियल आपको पता है कौन खाता है, ठीक है ना। वही जो गंदम 40 रुपए 50 रुपए किलो मिलती है, वो इम्पोर्टेड सीरियल जो है 500 रुपए का डब्बा मिलता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह की ये आपकी सीपीआई बास्केट में इम्पोर्टेड सीरियल नहीं है, ठीक है, जिससे हम महंगाई का तखमीरा निकालते हैं। ओवरऑल जो है जो इस पे जिनका बजट खर्च होता है उनको जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन एक आम आदमी जो माफिस है उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने एक बात अल्फाज यूज किए, प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इनकम टैक्स होता है, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपकी टैक्स की शरह बढ़ेगी। ये इनकम टैक्स मिनी बजट में जो हमने छूट दी हुई है जी, वो वहीं की वहीं है, इस पे कोई खास काम नहीं हुआ या हमने नहीं करा। ये कंजम्पशन टैक्स है, यानी कि जितना आप कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। लेकिन कंजम्पशन किस चीज पे? जो पाकिस्तान तैयार नहीं कर रहा है, जो बाहर से चीजें आ रही हैं, या जिसमें पाकिस्तानियों के वसाइल बहुत खर्च हो रहे हैं। अच्छा, बाय लॉ ये होना चाहिए कि जो वसाइल को खर्च करे उस पर टैक्स होना चाहिए, और जो आमदनी करके दे, जो आपको कमा के दे, उसको और इनकरेज करना चाहिए ताकि उस पर कम टैक्स हो, ताकि वो ज्यादा ज्यादा और इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। तो मेरे ख्याल से हम पहली दफा अपने टैक्स को जो है वो पैदावारी उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। और जो हम एक मशहूर है कि अपनी चादर से ज्यादा खर्च करते हैं, और इम्पोर्ट हमारे बिल भी आपको पता है, दरामदाद और बरामदाद का बहुत बड़ा फर्क इसीलिए, उसको हम सही करने जा रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये तो फिर बड़ी अच्छी इस्लाहात होंगी, क्योंकि ये जो पैरिटी अगर ये ठीक हो जाए तो फिर तो पाकिस्तान का मसला हो जाए ना। तो इशू इज़ क्योंकि आप भी जो है माशाल्लाह इसी शहर के पले बढ़े हैं, इसी शहर की जामिया से आपने पढ़ा है, यू नो हाउ कॉमन पीपल मूव अबाउट देयर हाउस होल्ड थिंग्स एवरी डे। आपने सीपीआई का जिक्र किया। अब सीपीआई बास्केट में एक जो मुतवसत तबका है ना, मैं आप क्या खाते हैं? अंडे खाते हैं, दूध हो गया, सुबह में डबल रोटी हो गई। अभी अंडा रात में मैंने लिया 200 रुपये दर्जन, और दूध की तो मैं ना ही बताऊँ इस वक्त कीमत, तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट की जो आम लोगों की चीज़ें हैं, क्या उस पर पैसे नहीं बढ़े? और आप कहने जा रहे हैं कि अगर उस पर नहीं बढ़े तो क्या आगे भी नहीं बढ़ेंगे? देखिए अब बात ये कि जैसे आपने एग्जांपल दी, क्लासिक एग्जांपल अंडे की। देखिए अंडा, चिकन वगैरह ये जो है इन पे जीएसटी नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब प्राइस जो आपने कल बात की ना, देखिए मैं भी इस्लामाबाद में आया हूँ, यहाँ पे कल 3 डिग्री था और सर्दियों में जो है अंडा जो है ये अभी 200 रुपये है। ये पूरा 6 महीने से, पिछले मैं भी जब से मैंने ज्वाइन किया, हम हर हफ्ते आज भी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होगी, 180, 170, 180, 185 रुपए था। ये अगर 10-20 रुपए मौसम की तब्दीली में बढ़ रहा है तो ये डिमांड एंड सप्लाई है थोड़ा सा। और दूध में आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे भी अभी पता लगा कि सर्दियों में 2 महीने जो है ये जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये मौसम चेंज होता है तो ये गाय वगैरह जो है दूध उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क आ जाता है। लेकिन हमारे नोटिस में ये भी आया कि जो शहरों की इंतजामिया है वो जो है दूध वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और कीमत बढ़ा रहे हैं। तो उस पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा जो है कमिश्नर्स को जो है तंबीह की है कि आप जो है देखें। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, मजे की बात जो मुझे भी अभी पता लगी कि 1 रुपया अगर दूध बढ़ता है ना तो सीपीआई बास्केट में उसका 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है। यानी 18% अगर 1 रुपया बढ़ता है तो जो अफराते जरा भी आप जो कह रहे थे कि 350 अरब रुपए बढ़ जाएगा टैक्स से, तो 1% टैक्स वो अफराते जर बढ़ जाएगा। 1 रुपया दूध से आधा फीसद जो है ना, आधा फीसद एसपीआई बास्केट में फर्क आ जाता है अफराते जर का। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बात चीजें जो है उसका आपके बजट में इतना बड़ा वेट होता है कि उसका 1 रुपया जो है अफराते दर को ऊपर से नीचे कर देता है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे सोसाइटी में। और प्राइस कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है बहुत ज्यादा इश्यूज है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और इसमें सूबाई हुकूमतें जब तक ताउन नहीं करेंगी तो नहीं होगा। कल देखें, कल की हेडलाइन है ट्विटर हेडलाइन में कि पंजाब के चीफ कमिश्नर ने ट्वीट, मैंने पहली दफा देखा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, उसने ट्वीट किया कि हमारा जो फूड का जो हेड था वो एक्सटॉर्शन ले रहा था, भत्ते ले रहा था और हमें पता लग गया, हमने उसको जो है सस्पेंड कर दिया और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और उसके बाकी जो लोग भी उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे थे उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया। दिस इज द काइंड ऑफ एक्शन दिस कंट्री नीड। अगर ये जो है कमिश्नर और ये जो लोग काम करना शुरू हो जाएं, आप यकीन जाने कि ये जो कीमतें हैं ये आधी तो वैसे ही हो जाए, क्योंकि मिडिल मैन जो है जहां से पैदावार से जो किसान से या कहीं से भी फैक्ट्री से चीज आती है उससे जो कीमत ले रहा है वो बहुत ऊपर ले रहा है और बीच में बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पे सूबों को एक्टिव होना पड़ेगा और अगर जब नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम चाहे जितनी भी हुकूमत अच्छी पॉलिसी बना दे, आम आदमी इसके से परेशान ही रहेगा। ओके मुज़म्मिल भाई, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू अगेन द इशू। और जो हमने आईएमएफ से वादा किया था तो उसके मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में लगभग 200 अरब की कटौती, क्या इसका इम्कान है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 तरीके के तरक्याती बजट होते हैं, एक होता है सूबे का, एक होता है वफाकी हुकूमत का। सूबों का भी जो तरक्याती बजट होता है, जो वफाकी हुकूमत उनको फंड देती है उससे वो खर्च करती है, ठीक है। और 18वीं तरमीम के बाद जो असल डेवलपमेंट है जो आम आदमी तक पहुंचती है वो सूबे की डेवलपमेंट फंड से पहुंचती है। सूबा जो सड़कें शहर में बनाता है, नालियां, ये वो सारी चीजें। अब आईएमएफ ने ये कहा है कि आप जो है 200 अरब रुपए से अपने ये काटते हैं तरक्याती बजट को। अच्छा, ये सूबे में और हमने मिलाकर ना वफाक में 1900 अरब रुपए खर्च करना था। अभी ये जैसे मैंने आपको कहा कि हम टैक्स हदफ में ज्यादा है 300 अरब रुपए से, अगर हम ये 400-500 अरब रुपए ज्यादा कमाएंगे अपने हदफ से तो उसका 60% सूबों को चले जाएगा। तो 60% ज्यादा जाने का मतलब जो उनका जो तखमीना था उससे 60% ज्यादा उनको आमदनी मिलेगी। तो सूबों के पास एक फिस्कल स्पेस होगी कि अपने तरक्याती बजट जो है वो बढ़ा दें। तो अगर वफाक 100, 150, 200 अरब रुपए कम करती है तो सूबों के पास 150, 200 अरब रुपए ज्यादा खर्च करने की गुंजाइश आ जाएगी। तो कोई ऐसा मजमूई तौर पे मुल्क का तरक्याती बजट में जो है ना डेंट नहीं लगेगा। ओके सर, वन लास्ट थिंग, और वो है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी। अब अपोजिशन हो जाए या बहुत से माशी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि जी स्टेट बैंक को ऑटोनमस करके आप उसको खुदा ना खास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे ले जाना चाह रहे हैं। क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे? और अगर करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? अगर करते हैं तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि स्टेट बैंक इतनी ऑटोनमस हो जाएगी कि हुकूमत को भी कुछ नहीं मिलना? फिर देखो, जो ये बेचारे बात कर रहे हैं वो एक तो सेंट्रल बैंकिंग को समझते नहीं है और जो दुनिया के महज़ब सिविलाइज तरक्की याफ्ता मुल्क है
99 का 100% जो है ना उनके सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है, और वहां पे तो इंडिपेंडेंस की इतनी इंतहा है कि मैंने देखा यूरोप जैसे ममालिक में तो वो दूसरी क्रॉस कंट्री के भी सेंट्रल बैंकर को लगा देते हैं लाके। देखिए बात ये कि आप मतलब ऐसे हम बोल रहे हैं स्टेट बैंक, या तो स्टेट बैंक की मलकियत हम किसी गैर मुल्की को ट्रांसफर कर रहे हो। स्टेट बैंक की मलकियत जो है 100% पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की 99% कुछ ऐसे है, ठीक है ना। जो मालिक होगा उसी का सब कुछ होगा ना, जो सेंट्रल बैंक में आएगा वो भी उसका मुलाजिम होगा, वो किसी और का मुलाजिम नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा ये कि इसकी अपॉइंटमेंट वजीर आजम करेंगे। तीसरा ये कि वो पाकिस्तानी ही होगा। चौथा वो पार्लियामेंट को जवाब दे होगा। अब खुद मुख्तारी किस चीज की दे रहे हैं? अभी आप बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आपको बात करने की खुद मुख्तारी और सवाल पूछने की खुद मुख्तारी आपका चैनल नहीं देगा तो आप काम कर सकेंगे? अच्छा नहीं कर सकेंगे। उनको खुद मुख्तारी 2 चीजों में मिल रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी में वो खुद मुख्तार हो। उनको वजीर खजाना जो है पीछे से जो है गाइडेंस ना दे रहा, और वजीर खजाना या हुकूमत के कहने पे ना चल रहे हो। अब बताएं, मुझे 74 साल हो गए पाकिस्तान की तारीख के, 74 साल में आज तक कोई एक स्टेट बैंक के गवर्नर को कभी कोई नैब या FIA ने किसी करप्शन या किसी चीज में मतलूब किया? नहीं किया। उसकी वजह ये कि ये पोजीशन ऐसी है, ये डेवलपमेंट फंड नहीं है, सीपैक फंड नहीं है कि जी यहाँ पे ये पावर प्लांट नहीं लगा दे बैठे, यहाँ आपने फैसला करना। अच्छा फैसला जो है कभी जो है वो क्लिक हो जाता है, कभी जो है वो अच्छा फैसला नहीं होता, लेकिन वो अकेला फैसला नहीं कर रहा तो उसका बोर्ड होता है। तो ये जो कानून आ रहा है कि इसमें 2 चीजें आ रही है। एक ये कि जी हुकूमत के जेर असर ना हो, फैसले हो कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका प्राइस और ग्रोथ उस ऑब्जेक्टिव के तहत हो। ये ना हो कि एक हुकूमत ने इलेक्शन जीतना है तो नोट छाप के दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फलां की जी चीजें रोक दो। तो इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे ईस्ट इंडिया बनेगा, मुझे ये तो समझाए। और माजी में पाकिस्तान के वजीर खजानों पे अभी भी एक माजी के वजीर खजाना पे एक्टिव केस चल रहा है, भागे में वो वजीर खजानों पे केस चले हैं जिनके जेर असर रहते थे सेंट्रल बैंक के मुजम्मिल भाई, आज तक किसी स्टेट बैंक गवर्नर पे केस नहीं। सर अगर मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को लूँ, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की कोई भी बात जो है वो फाइनेंशियली जो है शायद इतनी वायबल नहीं होती, या फिर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो उस लायक नहीं होते कि वो स्टेट बैंक को कोई सलाह मशवरा दे सके, एक चीज़। दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक वेग टर्म थी। चले लेट्स बी वेरी क्लियर नाउ, बिकॉज आपसे मतलब गुफ्तगू करते हुए इतना अच्छा रिलेशन बन गया है नाउ। बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि जी it's going to be a literal outpost of IMF in पाकिस्तान। ऐसा देखें, पता नहीं मुझे लोगों की बात ना लोगों को समझ है। कैसे हो जाएगा आउटसोर्स, कैसे हो जाएगा, क्या मतलब? मुझे एक बात बताएं। नॉट आउटसोर्स, आउटपोस्ट, यानी कि एक चेक पोस्ट बन जाएगी IMF की यहाँ पे। लोग कहते हैं कि आपने कहा कि जी पाकिस्तान का बंदा बैठता है स्टेट बैंक के उस पे, बट बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी तो IMF का बंदा बैठा है। नहीं, उसमें आप कहीं ये लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो IMF लगाएगा या वर्ल्ड बैंक लगाएगा, तो और उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि बाहर से आएगा बंदा। ये रजा बाकिर आप क्या समझते हैं कि ये मतलब ये यहाँ पाकिस्तान का HSN का पढ़ा हुआ है, पूरी जिंदगी यहाँ पढ़ाई की हुई है, बाहर जाके अगर उसने IMF में और नौकरी करती तो वो IMF का आदमी हो गया? ठीक है, ये किस तरह की बातें हम करना शुरू हो गए? ठीक है ना, आप यानी कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर किसी बैनुल-अक़वामी इदारे में कोई काम कर ले जाके तो वो उनका आदमी हो जाएगा। ये तो आपने मतलब अजीब सी बात की। अच्छा तो मुजम्मिल इसका फिर मैं ये मतलब समझूं कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन। हाँ प्लीज आप कंप्लीट करें, फिर मैं सवाल पोस्ट करता हूँ। हाँ, दूसरा आपने कहा कि माजी में जो है क्या नालायक वजीर खजाना। देखें, लाइक नालायक की बात ही नहीं है। एक इदारा इंडिपेंडेंटली काम करने की जरूरत है उसको। अभी जैसे बिजली की कीमत है, बिजली की कीमत में जो नेपरा पे जब जाती है, नेपरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, वो उसके बाद जो है फैसला। अगर यहाँ से पावर मिनिस्टर बोल भी दे कि जी बिजली की कीमत बढ़ा दो, नेपरा उस तरह नहीं देखता, उसका पूरा मेरिट ऑर्डर देखता है, उसकी कॉस्टिंग देखता है, उसमें फैसला उसके बाद वो करता है। जब पावर प्लांट लगता है, हुकूमत फैसला कर भी दे कि अगर पावर प्लांट लगाना है और इतनी कीमत का है, तो नेपरा उसको देखता है और वो उसमें मना कर देता है, नहीं आप ज्यादा कीमत लगाने, कम कीमत में होना चाहिए। तो ये नहीं होता कि वही रेगुलेटर बन जाए जो उसका वो मिनिस्टर हो। आपको चेक्स एंड बैलेंसेस, अब जैसे वजीर आजम है, वजीर आजम के ऊपर जो है चेक किसका होता है? जुडिशरी का होता है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि वजीर आजम बेईमान है। एक चेक एंड बैलेंस होता है, और उस चेक और बैलेंस में जब तक दूसरा इदारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो
तो काम नहीं स्मूथली होगा। फिर वो अगर आप ही के मातहत काम करने वाला आदमी होगा तो फिर चेक एंड बैलेंस किस चीज़ का। अब आप अगला बात कर लें। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या ये समझा जाए मुज़म्मिल भाई कि गवर्नमेंट जो है वो कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकती, या फिर वज़ीर ख़जाना कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकता, स्टेट बैंक जिसके प्रियम्बल में ये है कि जी उसको रेगुलेट करनी है मॉनेटरी और जो क्रेडिट सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के, तो फिर स्टेट बैंक अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लागू कर पाएगा? और ये एक सादा आदमी का सवाल है कि क्या उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा? नहीं देखें, ऐसा देखेंगे फिर वही वाली बात कि स्टेट बैंक क्या मर्जी से लागू करेगा। मतलब वो ये कह देगा कि आज 1000 का नोट खत्म, आज तो 100 का नोट चलेगा, या वो ये कह देगा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टेट बैंक का काम होगा, जो उसको एक चीज दी जाएगी कि प्राइस एंड ग्रोथ स्टेबिलिटी, उसके मातहत उसके अंदर वो रहते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएगा, शरह सूद को कभी बढ़ाएगा कभी कम करेगा। एक्सचेंज पॉलिसी में जो है वो जो है देखेगा कि अगर स्पेकुलेशन हो रही है तो वो उसको कंट्रोल करेगा। एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखेगा। आपने माजी में देखा जबरदस्ती का एक्सचेंज रेट रख के जो है मुल्क के रिजर्व को खत्म कर दिया गया। दूसरी बात ये कि तमाम जो भी एक्ट है, कानून अभी भी देखेंगे, इसका एक्ट जो है असेंबली में जाएगा, असेंबली इसको पास करेगी। उस एक्ट में ये आज से ये 4 दफा पहले जो है 1994 से एक्ट जो है रिवाइज हो चुका है। ये एक्ट आगे भी अगले 100 सालों में भी हर दूसरे तीसरे साल रिवाइज होता रहेगा। तो ये कानून साजी का मतलब ही ये होता है कि जितनी जो मॉडर्न हालात हैं उसके हिसाब से आप उसको जो है उसकी कानून साजी करें। तो ये तमाम की तमाम पाकिस्तानियों के हाथ में होगी। सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, वजीर आजम को, तमाम इदारों को जवाब देगा। आपने कहा वजारत खजाना का फिर रोल किया। वजारत खजाना का जो है कोऑर्डिनेशन बोर्ड था, जो अब लाइसेंस हो जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट बैंक आपस में मुशावरात करते रहेंगे, इंटीग्रेशन होती रहेगी कि मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन की जगह अब लाइसेंस बन चुका होगा। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो अभी भी बोर्ड का मेंबर होगा, वोटिंग पावर उसकी नहीं होगी लेकिन बोर्ड का मेंबर होगा, 100% हुकूमत उसकी शेयर होल्डर होगी। तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं कल एक देख रहा था कि एक अब तो शायद रिटायर होने वाली होंगी इकोनॉमिस्ट है, टीचर थी, उन्होंने भी पता नहीं कुछ ऐसी ही बात लिख दी। मुझे तो पहले ये बात बताएं कि कोई प्रेसिडेंट बताएं कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर कभी कोई इस तरह करके कोई चीज पाकिस्तान की करप्शन करके ले गया। और सेंट्रल बैंक हमेशा अफेक्ट हुआ जब माजी की हुकूमतों ने उसको डिक्टेट किया और एक कोई ऐसे बंदे को लगा दिया जो उस पोजीशन के लिए अहल नहीं था, और वो उससे जो है कहा कि चाहिए कर दो, वो कर दो, इस तरह कर दो। तो ये एक दरीना चीज थी जो 94 से चल रही है। और आपको एक और बात बता दूं, स्टेट बैंक में 4 दफा तरमीम हो चुकी हुई है इसकी इंडिपेंडेंस में। 1994 से आखिरी 2015 में मुस्लिम लीग नून ने की थी और उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी और IMF को कहा था हम अगले में कर देंगे, 1-6 महीने में। तो ये जो लोग अभी भड़का रहे हैं, ये इन्होंने 1994 से लेकर 2015 तक 4 दफा तरमीम क्यों की और हर IMF प्रोग्राम में एग्री क्यों करते थे जाके? ये तो फिर मुनाफिक हुए सारे, ये लोग झूठे हुए। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी जो रिजर्वेशंस होती हैं वो अवामी नुमाइंदों के सामने रखना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग ये कहते हैं, कई इस पे चीज़ें छप चुकी हैं, कई लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जी ये जो मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना है स्टेट बैंक का काम, शायद उसकी ऑटोनॉमी से वो हैम्पर हो। जाहिर सी बात है क्योंकि ग्रोथ का काम स्टेट बैंक के ज़िम्मे, शायद जैसे आपने खुद कहा कि जी ये कोई डेवलपमेंट फ़ंड नहीं है, बट द ग्रोथ जो है वो स्टेट बैंक के ज़िम्मे, शायद उससे वो हैम्पर हो जाए। प्लस ये कि जो कॉजी फिस्कल जो हमारे फंक्शंस थे स्टेट बैंक के, शायद वो डिसकंटिन्यू हो जाएं। और एक ऐसे हमारे जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जहाँ पे बहुत ही लो डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट है, अगर स्टेट बैंक का ये जो ग्रोथ रोल है इसका सडन सीजर हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारी इकोनॉमी पे। डू यू एग्री टू दैट? आई कंप्लीटली डिसएग्री, क्योंकि लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे ही लो सेविंग्स, ये आपने स्टेट बैंक को बगैर इंडिपेंडेंट रख के भी देख लिया कि पाकिस्तान में सेविंग रेट्स ही नहीं बढ़ पाए। उसकी यही वजह थी ना बुनियादी, कि जब आप पैसा प्रिंट करते रहेंगे, महंगाई बढ़ाते रहेंगे, आप जो है शरह सूद को अपनी मर्जी से नीचे रखेंगे और महंगाई ज्यादा होगी तो लोग सेव ही नहीं करेंगे, लोग खर्च करेंगे। तो यही जो पॉलिसी फ्लॉज थे, जो नॉन प्रोफेशनल्स पीछे से उसको कंट्रोल करते थे, उसकी वजह से जो है ये मुल्क सफर करता था। राइट। अब आप जो है जब तक इन चीजों, ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, सो मच फॉर योर टाइम। और देखना ये है कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है
क्या ये अपोजिशन के मुताबिक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी या फिर गवर्नमेंट के मुताबिक इसका कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये तो इकोनॉमी की पॉजिटिविटी के लिए